Okay, good morning class. So today we are going to study the half part of chapter number 10, An Alien Hand. Okay, in this chapter we have already studied about the chapter that there was a boy, his name is Tillu, and his father and mother, the whole family are living on in some artificial atmosphere just like we are living on earth. So they are living inside, it means under the surface of the planet. It means they are living underground, but in the underground area they are having a kind of artificial atmosphere. Okay, and he is very curious about his father's work, what his father do for living, what kind of passage he go through for his work, why the passage is prohibited for other people. Only few people are allowed to move into that passage. So what is on the next edge of the path? So there are many questions in the mind of Tillu, and he is very curious and excited to know about the passage. That's why one day he did some mischief. What kind of mischief? He has followed his father, and every time when he was going to follow his father, yes, every day whenever he would go to follow his father, he was always denied by his mother. But this time he found an opportunity to go with the help of the card which was used by the father to enter in the passage. So he did the same. He went into the passage and he was caught. He was caught by the security officers of the area of the passage. So when they caught the boy, they were returning the boy to his mother. But before returning to the mother, his father talked to the security officers that they should tell about their working to the child, so that next time he will not willingly do anything just like mischievous practice he has done right now. तो उसका कुल मिलाकर ये कहना था उसके पिताजी का कि अगर इस बार उसे इस बारे में पूरी तरह बता दिया गया तो he will not dare to do this again. तो उसकी जो ये एक्साइटमेंट, उसकी जो क्यूरोसिटी है उसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अभी तक वो यही समझता है कि पापा जहाँ भी काम करने जाते हैं वो सन देखते हैं, स्टार्स देखते हैं, जो कि उसने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा. तो उसे सन और स्टार्स देखने थे. उसको लगा कि अगर वो सरफेस पे आ जाएगा तो उसे सन और स्टार्स दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. उस पैसेज वो पूरे तरीके से क्या था, बिल्कुल बंद पैसेज था और वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था. उसके पिता ने उसको क्या बताया कि हम लोग कहाँ वर्क करते हैं, हम लोग सरफेस के ऊपर काम करते हैं, जहाँ पर क्या होता है, हाँ, उसने उसे बताया कि जिस जगह पर हम लोग काम करते हैं बेटा, वहाँ पर नॉर्मल लोगों का जाना इसलिए मना है क्योंकि अगर कोई भी नॉर्मल व्यक्ति वहाँ जाएगा तो वो मर जाएगा, क्योंकि वहाँ की हवा कैसी है, एटमॉस्फेयर कैसा है, बहुत ही थिन है. वहाँ की हवाएं कैसी हैं, थिन एयर है वहाँ की, मतलब उसका जो प्रेशर है वो बहुत ही हाई लेवल है. दूसरा, वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, वहाँ का वेदर कैसा है, कोल्ड है, क्योंकि अगर हम ऐसे एटमॉस्फेयर, ऐसे क्लाइमेट में जाएंगे तो हम मर जाएंगे. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उतना लो टेम्परेचर कंसेन नहीं कर पाएगी. ठीक है, तो हम लोगों को उस स्थिति में काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है, और हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोग वेल इक्विप्ड रहते हैं, मतलब हमारी पूरी ड्रेस जो रहती है वो इस तरीके से बनाई जाती है कि हम उस जगह पर काम कर सकें. हमारे शूज़
स्पेशल कैटेगरी के होते हैं, हमारी ड्रेस स्पेशल कैटेगरी की होती है, तो हर चीज़ हमारा नया होता है, वो नॉर्मल लोगों के पास नहीं होता, इसलिए कोई भी नॉर्मल आदमी वहाँ नहीं जा सकता। उसके अलावा उन्होंने क्या बताया कि कभी किसी ज़माने में जब मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मतलब बहुत साल पहले, हमारे दादा और परदादा जो थे वो एक अच्छे एटमॉस्फेयर में, एक नेचुरल एटमॉस्फेयर में रहा करते थे। ठीक है, वहाँ पे क्या लिखा है कि हमारे देयर वाज अ टाइम व्हेन आवर फोरफादर लिव्ड ऑन द सरफेस क्वाइट नेचुरली, और वो क्या करते थे, अपना काम, उन्होंने कई मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अपना ऐसे ही काम करता रहा। बट द टाइम चेंज, समय बदलता गया और लोगों ने क्या किया, फिर एक दिन हमारा जो सूर्य था उसमें वो क्या हो गया, वो अपसेट हो गया। अपसेट होने का मतलब जो सूर्य की गर्मी, जो उसका तापमान था वो क्या होने लगा, बढ़ने लगा। जैसे कि एक नॉर्मल टाइम में तापमान क्या होता है 42 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन धीमे धीमे टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वो क्या हो गया, धीमे धीमे 45 होता गया, फिर एक दिन 48 हो गया और एक दिन 52 हो गया, जिसके बाद से living on the earth is not even able and was not good for the health of the people, so people left that environment and they have produced a different kind of artificial environment for living themselves। तो उन्होंने क्या किया, एक ऑक्सीजन से बनाया हुआ एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करा, जिसमें उन लोगों ने रहना चालू कर दिया। अब इसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, ये इस चैप्टर में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम अभी से अपनी पृथ्वी पर जो नेचुरल बैलेंस है उसको मेंटेन करके नहीं चलेंगे, तो आने वाले समय में हमारी लाइफ भी टिल्लू की लाइफ की तरह हो जाएगी। ओके, देन बिकॉज ऑफ आवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी, हम क्यों जीवित हैं, क्योंकि हमारे पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले कौन गायब हुए, फर्स्ट द बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट, देन एनिमल्स एक्सटिंक्ट। हु इज स्पीकिंग? क्लास, म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। Then the animals follow, इसके बाद फिश धीमे धीमे, इसका मतलब ये था कि जो भी नेचर में जो भी लोग हुआ करते थे या वो जो भी स्पीसीज हुआ करती थी, इस तरीके से सारे जीवधारी दिन पर दिन क्या होते गए, मरते गए और वो खत्म हो गए। फाइनली वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, हमने अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए अधिक से अधिक पावर जनरेशन पर क्या किया, काम किया, जिससे हमने पावर बनाना सीख लिया। उसके बाद डैडी कैन आई जॉइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप, मतलब उसने पूछा, जब सारी चीजें उसको पता चल गई तो उसने पूछा अपने डैडी से कि डैडी कैन आई जॉइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या मैं आपके साथ काम कर पाऊंगा? ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू, बट फॉर दैट यू मस्ट बी अ गुड बॉय एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू। हिज मदर हैड एज यूजुअल द लास्ट वर्ड, तो उसके पापा ने उसे क्या बोला कि वैसा करो जैसा तुमसे कहा जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें तो पता चल गई। अब इसके बाद आगे क्या होता है देखते हैं। नेक्स्ट डे व्हेन टिल्लू फादर वेंट टू वर्क, he found the control room full of excitement. People were crowded round the big TV screen. It showed a dot in an otherwise clear background. So क्या पता चला कि टिल्लू के फादर जब काम पर गए तो उन्होंने देखा कि कंट्रोल रूम में लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट से भरे हुए थे। पीपल वर क्राउडेड, वहां पर लोगों की भीड़ जमा थी। राउंड द बिग टीवी स्क्रीन, वहां पर कोई बिग टीवी स्क्रीन थी जिसके चारों ओर लोगों की भीड़ जमा थी। इट शोड अ डॉट इन एन अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड, ये जो स्क्रीन थी, इस स्क्रीन में एक डॉट दिखाई दे रहा था, बाकी बैकग्राउंड सही था लेकिन एक जगह पे बड़ा सा डॉट दिखाई दे रहा था। इट इजंट स्टार फॉर इट्स चेंजिंग इट्स पोजीशन, तो स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा था?
कुछ ऐसा एक डॉट दिखाई दे रहा था। अब उस डॉट के बारे में सब क्या कर रहे हैं, एस्पायरेशन कर रहे हैं। एस्पायरेशन मतलब एक तरीके अनुमान लगा रहे हैं। सब क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। क्या अनुमान लगा रहे हैं कि इट इजंट स्टार, ये स्टार नहीं है, बिकॉज इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, क्योंकि स्टार जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोई मूवमेंट नहीं करते। तो लेकिन ये जो ब्लैक डॉट है ये स्टार नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। देन आवर कंप्यूटर हैज गिवन अ ट्रेजेक्टरी फॉर दिस थिंग। अब उनका जो कंप्यूटर है वो बता रहा है कि ये जो स्टार है, मतलब जिसको वो लोग स्टार अभी तक समझ रहे हैं, इट इज गोइंग टू कोलैप्स ऑन द प्लैनेट, मतलब कि ये स्टार धीमे धीमे क्या हो रहा है, प्लैनेट के करीब आ रहा है। एंड इट्स हेडिंग टुवर्ड्स अस। The supervision of last shift explained। अब सब सुपरवाइजर ऑफ लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन, तो जो सुपरवाइजर था, मतलब जिसको वहां पे ड्यूटी दी गई थी ये सारी चीजें देखने की, उसने ये बात बताई कि ये जो स्टार है, ये जिसको अभी स्टार मान रहे हैं, ये हमारी ओर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो हो सकता है कहीं हमसे टकरा ना जाए। जैसे होता है ना बच्चों की, जितने भी प्लैनेट्स हैं आपके, और मतलब आपके सोलर सिस्टम में, वो सभी अपनी एक फिक्स ऑर्बिट में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दो प्लैनेट्स आपस में इतने करीब से छू कर निकलते हैं कि लोग, वहाँ के लोग अपनी आंखों से उन प्लैनेट्स को देख सकते हैं। जैसे अभी 2 साल पहले जो हमारा जो शुक्र ग्रह था, मतलब वीनस जो था, वो अर्थ के इतना करीब आ गया था कि कई लोगों ने टेलीस्कोप से शुक्र की सतह को अपनी आंखों से देखा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे जो कॉस्मिक इंसिडेंट्स होते हैं, तो उस कॉस्मिक इंसिडेंट्स की स्टडी करते हैं जो हमारे रिसर्चर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। तो उसी तरीके से ये भी जो डॉट था वो भी उसके करीब आ रहा था। ठीक है, सो सुपरवाइजर ने बताया कि ये क्या कर रहा है, हमारे तरफ आ रहा है। अ स्पेसक्राफ्ट, टिल्लू's फादर आस्क्ड, टिल्लू के फादर ने कहा क्या ये स्पेसक्राफ्ट है। स्पेसक्राफ्ट का क्या मतलब होता है कि कोई अंतरिक्ष विमान क्या हमारे करीब आ रहा है। Then Tillu, by now he was joined by his teammates on the new ship। इसके बाद जब उसके फादर आ गए, तो उसके बाद उनकी जो टीम के मेंबर्स थे, उन्होंने अपनी शिफ्ट चालू कर दी, उन्होंने अपना काम चालू कर दिया। अब देखो आगे क्या होता है। सो वी थिंक बट इट्स नीड वॉचिंग। हाँ, हमें लगता है, लेकिन हमें क्या करना होगा, उसके ऊपर ध्यान देना होगा कि आखिर वो है क्या। स्पेसक्राफ्ट, अगर स्पेसक्राफ्ट है, फ्रॉम वेयर फ्रॉम, आ कहां से रहा। द सोलर सिस्टम वाजंट नोन टू हैव एनी लाइफ एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट ऑन देयर प्लैनेट। अब उनको क्या लगता था कि उनके सोलर सिस्टम में अभी तक ऐसा कोई भी नोन प्लैनेट नहीं पता चला है जिस पर लाइफ क्या हो, पॉसिबल हो। Tillu's father recalled the ancient days recorded in the archives at the Central Bureau, where their ancestors had a well-developed space program and had researched the solar system with manned and unmanned spacecraft and found that they were indeed alone। तो अब टिल्लू के फादर को याद आया, रिकॉर्ड मतलब उनको याद आया, एंशियंट डेज, पुराने दिनों की याद आई, जब इन द आर्काइव्स, आर्काइव्स कौन सी जगह होती है, आर्काइव्स जहां पर बच्चों रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जहां पर रिकॉर्ड संभाले जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्काइव बोलते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल ब्यूरो की जो आर्काइव थी, मतलब जहां पर रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उन रिकॉर्ड्स को खंगाल के देखा गया, तो पुराने जमाने के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने, उनके एंसेस्टर मतलब उनके पूर्वजों ने क्या लिखा था, इसके बारे में बताया था कि सोलर सिस्टम में ऐसे स्पेस प्रोग्राम वाले प्लैनेट्स भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अपना एक स्पेसक्राफ्ट भी है, और वहां पर लोग क्या हैं, और ऐसा एक सोलर सिस्टम भी है जहां पर मैन रहते हैं, विद मैन मतलब कि आदमी रहते भी हैं, और अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट, और उनके पास क्या होते हैं, उनके
पास स्पेस क्राफ्ट होते हैं जिन पर आदमी नहीं बैठकर चलाते बल्कि रोबोट बैठकर चलाते हैं। तो ये बात उनके एंसेस्टर्स ने अपने अपने रिकॉर्ड्स में लिखी हुई थी। एंड दे फाउंड दैट दे वर इंडीड अलोन, लेकिन वो लोग कैसे रहते हैं, वो लोग अकेले रहते हैं। नाउ इन द डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज, अब इन लोग के दिमाग में क्या आया कि ऑलरेडी उनके यहाँ क्या है, बहुत एनर्जी शॉर्टेज हो चुका है, मतलब एनर्जी की कमी है। एंड अंडरग्राउंड लाइफ, और अंडरग्राउंड लाइफ की भी कमी है क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी अंडरग्राउंड जो लाइफ है वो भी क्या लगेगी, कम पड़ने लगेगी। स्पेस क्या करने लगेगा, कम पड़ने लगेगा। सो दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम, अब उनके पास कोई स्पेस प्रोग्राम भी नहीं है। सो दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली फ्रॉम देयर वेंटेज पॉइंट। सो हु वर दीज स्ट्रेंजर्स, अब उनके पास कोई चारा भी नहीं था कि वो उस स्पेस क्राफ्ट के अपने करीब आने का इंतजार करें। सो देयर वर हैविंग ओनली वन ऑप्शन टू कीप वॉचिंग द स्पेस क्राफ्ट हु इज कमिंग टूवर्ड्स देम। The conference room in the Central Bureau was so quiet that an outsider would have thought it was empty. सेंट्रल ब्यूरो की जब अब सबके बीच में क्या होने लगे, अब सब पानिक हो गए हैं कि कोई हम पर हमला करने आ रहा है और वो हो सकता है उन्हें नुकसान भी पहुंचाए। तो अब इन लोगों के दिमाग में सारी बातें आ गई, तो इसके लिए उन्होंने एक मीटिंग रखी कॉन्फ्रेंस रूम में, ठीक है। और कॉन्फ्रेंस रूम में एक मीटिंग रखी, कहाँ, सेंट्रल ब्यूरो में, ठीक है। लेकिन सब लोग क्या है, बिल्कुल साइलेंट है। नोबडी इज हैविंग एनी थॉट दैट टाइम, मतलब साइलेंस क्यों है, क्योंकि कोई भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा है कि आखिर बोला जाए तो क्या बोला जाए। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि अगर कोई बाहरी आदमी घुसे तो उसे लगे कि वो कॉन्फ्रेंस रूम खाली है, इतनी शांति थी सेंट्रल ब्यूरो के अंदर। फार फ्रॉम इट, and it was full to capacity, but the members of the central committee were unusually quiet, है ना। जबकि जब लोग क्राउड में होते थे तो खूब सारी बातें होती थी, लेकिन at that time because everyone was in the tension, so everyone was very quiet, they were unusually quiet, okay. So they knew that the president was going to make a momentous announcement. So अब सब इतने एक्साइटेड थे, एक्साइटेड कहने का मतलब वो सब बहुत टेंशन में थे, they were anxious to listen द मोमेंटस अनाउंसमेंट, की जो अनाउंसमेंट होने वाली है कॉन्फ्रेंस रूम में, उसको लेकर सभी क्या थे, बहुत ही टेंशन में थे। अब अनाउंसमेंट क्या हुई देखते हैं। कलीग्स, आई गिव यू द रिपोर्ट एज आई हैव इट, व्हाइल आई स्पीक देयर मे बी अ चेंज इन द सिचुएशन। द प्रेसिडेंट पॉज्ड टू गेट हिज पेपर्स इन ऑर्डर एंड देन कंटिन्यूड। इसके बाद उसने सबको क्या किया, अनाउंस करा, संबोधित करा सबसे पहले कि कलीग, साथियों, आई विल गिव यू द रिपोर्ट एज आई हैव इट, मैं आप लोगों को एक रिपोर्ट दूंगा जो मेरे पास है। व्हाइल आई स्पीक देयर मे बी अ चेंज इन द सिचुएशन, जब मैं बात करूंगा तो सिचुएशन में किसी चेंज के बारे में बात करूंगा, ठीक है। देन प्रेसिडेंट पॉज्ड, उसके बाद उन्होंने अपने पेपर को उलट पलट करा, उन्हें ऑर्डर में लगाया और फिर बोला, क्या बोला, Two spacecraft are approaching us. One is in fact orbiting our planet, while the other is still far away. तो उन्हें क्या बताया उन्होंने लोगों को बताया कि दो स्पेसक्राफ्ट हैं जो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। एक जो है वो हमारे ऑर्बिट में है, मतलब हमारे ही प्लैनेट के ऑर्बिट में ही है वो, इसलिए वो हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा जो है वो हमारी ऑर्बिट में नहीं है, वो भी बहुत दूर है, but both are coming towards us. We guess that they are coming from our neighboring planet. अब ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो स्पेसक्राफ्ट हमारी ओर आ रहे हैं वो दोनों ही क्या है, नेबरिंग प्लैनेट के हैं। हाउ शुड वी रिएक्ट, अब हमें रिएक्ट कैसे करना चाहिए। नंबर 1, योर व्यूज प्लीज। अब उन्होंने सोचा कि कॉन्फ्रेंस रूम में लोगों के व्यूज लेने चाहिए, सो ही हैज आस्क्ड द व्यूज एंड ओपिनियंस ऑफ अदर्स। नंबर 1 वाज इन चार्ज ऑफ डिफेंस, सो हु इज गोइंग टू स्पीक फर्स्ट, द डिफेंस और द इन चार्ज ऑफ डिफेंस इज गोइंग टू स्पीक फर्स्ट। सो ही वाज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम। तो सबसे वहां पे सबसे ज्यादा चालाक और बुद्धिमान किसको माना जाता था, इंचार्ज ऑफ डिफेंस को माना जाता था। तो सबसे पहले उसने अपनी बात कही, क्या, सर, इफ वी विश
We can totally destroy these spacecraft with our missiles, but that won't make us any wiser. We do not have the capacity to render these craft unoperational in space, but should they land, we can render them ineffective anytime we choose. Our report says that they do not contain living beings. They only have instruments. तो इंचार्ज ऑफ डिफेंस मतलब उनका जो डिफेंस सेक्रेटरी रहा होगा उसने ये बोला कि सर अगर आप कहें, अगर हम चाहें तो हम पूरे स्पेसक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किससे? अपनी मिसाइल से, बट इट वोंट मेक अस एनी वाइजर, लेकिन ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर दीज क्राफ्ट, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है, मतलब हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम इन्हें स्पेस में ही अनऑपरेशनल कर सकें। क्या इसका क्या कहने का मतलब है, मैं तुम लोग को थोड़ा समझा दूँ। क्या होता है बच्चों कि आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, इतनी अच्छी हो गई है कि अगर कोई स्पेस में कोई भी चीज़ अगर हमारे करीब आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे वही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उसे वही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमें सिर्फ 2-4 बटनों की जरूरत पड़ती है। ऐसी हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है कि अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर क्या करने जा रही है, हमला करने जा रही है, तो उसका जब तक उसका विमान हमारे कंट्री तक पहुंचेगा, उससे आने से पहले ही हम उसे क्या कर देंगे, उसे हवा में ही बम से उड़ा देंगे। इतना करने का पावर हम अब रखते हैं। इंडिया वालों की मैं बात कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो हम इतनी पावर रखते हैं कि हम किसी भी मुसीबत को हवा में ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसी बारे में बात हो रही है कि हमारे पास ऐसी पावर नहीं है कि हम उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर सके, बट शुड दे लैंड वी कैन रेंडर देम इनइफेक्टिव एनी टाइम वी चूज। लेकिन जैसे ही वो हमारे प्लेनेट पर लैंड करेंगे उसके बाद हम उसे जैसे भी चाहे इनइफेक्टिव कर सकते हैं, मतलब उनसे हमारी प्लेनेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जब वो हमारे प्लेनेट के पास पहुंच जाएंगे तो हम उन्हें बहुत बुरी तरह से अटैक कर सकते हैं। अवर रिपोर्ट सेज, हमारी रिपोर्ट कहती है दैट दे डू नॉट कंटेन लिविंग बीइंग्स, उनके स्पेसक्राफ्ट पर कोई भी लिविंग बीइंग नहीं रहता, मतलब कोई भी जीता जागता आदमी नहीं रहता। दे ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट्स, उसके अंदर केवल इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब दैट इज टोटली रोबोटिक, दैट इज अनमैन्ड स्पेसशिप। नंबर 2, योर ओपिनियन प्लीज। अब नंबर 2 दूसरा कोई ओपिनियन दे रहा है। द प्रेसिडेंट आस्क्ड द साइंटिस्ट ऑन द कमिटी। अब साइंटिस्टों से पूछा जा रहा है, तो साइंटिस्ट ने जवाब दिया, आई रेकमेंड नॉन इंटरफेरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम उनके काम में दखलंदाजी ना करें और उन्हें ऑब्जर्व करें। क्या करें हम? पैसिव ऑब्जर्वेशन। पैसिव ऑब्जर्वेशन का मतलब हम सिर्फ उन पर ध्यान देते रहें कि वो कर क्या रहे हैं, ठीक है, और हम उनके ऊपर ना कोई अटैक करें और ना ही उनके ऊपर उन्हें कोई चेतावनी दें, कोई वार्निंग दें। सिंस वी डू नॉट नो द पावर ऑफ द सेंडर्स, क्योंकि हम उनकी पावर के बारे में नहीं जानते हैं। जो स्पेसक्राफ्ट बना सकता है कि ऑब्वियसली ही वुड बी हैविंग हायर टेक्नोलॉजी, ही वुड बी हैविंग हायर टेक्नोलॉजी देन आवर प्लैनेट। तो हम उनकी पावर्स के बारे में नहीं जानते। अगर हम उसकी पावर का पता लगाए बिना उसके साथ युद्ध करेंगे तो हो सकता है वो हमारे लिए ही नुकसानदेह हो। दिस स्पेसक्राफ्ट, सो वी आर स्टिल इन द डार्क अबाउट देयर इंटेंशंस। दूसरा, हमें उनके उद्देश्यों के बारे में नहीं पता है कि आखिर वो करने क्या आए हैं। इट इज वाइज नॉट टू रिवील आवर एग्जिस्टेंस। इससे अच्छा तो हम उन्हें यही ना बताएं कि हम प्लैनेट के अंदर रहते हैं, मतलब उन्हें हो सकता है ना पता हो हमारे बारे में और वो ऐसे ही यात्रा कर रहे हो, और अगर हम उनके ऊपर अटैक करेंगे तो ऑब्वियसली दे विल अटैक ऑन अस। तो इस तरीके से क्या होगा, एक युद्ध छिड़ जाएगा। तो इससे अच्छा कि हम उनके सामने ऐसा दिखाएं कि हम उन्हें देख ही नहीं रहे और हमें उन्हें बताना भी नहीं चाहिए कि हम यहाँ पर अवेलेबल हैं। If we destroy these spaceship or render them ineffective, we might reveal our existence. अगर हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हमारी पहचान और हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में उनको पता चल जाएगा। The president looked at number 3, the social scientist.
अब सोशल साइंटिस्ट के पास गए वो ओपिनियन मांगने। ही रियरली एग्रीड विद नंबर 2, लेकिन वो नंबर 2 की बातों से संबंधित से अग्री नहीं थे। बट दिस वॉज वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन व्हेन ही डिड। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा था कि जब वो साइंटिस्ट की बात को नहीं मान रहे थे, जबकि वो हमेशा से साइंटिस्ट की बात को मानते थे, लेकिन इस बार ही वॉज नॉट अग्रीइंग विद द ओपिनियन ऑफ साइंटिस्ट। I agree with number 2, sir. In fact, I will go so far as to say that we should keep our surface activities to the minimum, thus creating the impression that there is no life on this planet. Fortunately, our surface condition do give that impression. अब सोशल साइंटिस्ट ने बोला कि अगर हम साइंटिस्ट की बात को मान लें, मतलब सेकंड वाले हैं उनकी बात को मान लें कि हम सभी क्या करें, कोई भी जो एक्टिविटीज हो रही है वो करना बंद कर दें और ऐसा दिखाएं कि इन दिस प्लेनेट देयर इज नो लाइफ। अगर हम ऐसा दिखाएं तो हो सकता है कि अगर वो इस इंटेंशन से आ रहे हैं, वो लाइफ खोजने आ रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में वो हमें जब देखेंगे कि इस प्लेनेट पे कोई लाइफ ही नहीं है तो हम पे अटैक ही नहीं करेंगे और वो धीमे से वापस चले जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। Before the president could speak, his personal telephone rang. इतना इससे पहले कि प्रेसिडेंट कुछ बोले, उससे पहले ही उनका फोन बज गया। क्या बोला? He lifted the receiver and listened quietly for a minute. Colleagues, he announced, the first spacecraft has landed. अब इतने में उनको क्या इंफॉर्मेशन मिली कि जो फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट था वो कहाँ गया है, वो जमीन पर उतर गया, उनके प्लेनेट पर उतर गया है। It was a red letter day in Tillu's life. अब ये टिल्लू की लाइफ का कैसा दिन था? रेड लेटर डे का मतलब होता है an important day, an important day is called the red letter day. ठीक है, it is an idiom. Okay, so Tillu's life, टिल्लू की लाइफ का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि अभी तक जो वो समझ रहा था, अभी तक जो उसने किताबों में पढ़ा था, अब वो उसके सामने होने जा रहा था। The day he was waiting for his father had at last taken him. तो उस आखिरी दिन उसको लगा कि हो सकता है अब हम मरने ही वाले हैं, इसलिए उस दिन उसके पिता उसको अपने साथ लेकर गए कंट्रोल रूम। From here he could see the alien spacecraft on his TV screen, ताकि वो टीवी स्क्रीन पर एलियन स्पेसक्राफ्ट को देख सके। एलियन क्यों लिखा है? किसी भी बाहरी प्लैनेट के आदमी के लिए एलियन लगाया जाता है, ठीक है। सो व्हाट अ फनी लुकिंग थिंग्स डैडी, व्हाट डज इट कंटेन? डैडी ये कितना फनी लग रहा है देखने में, और इसमें आखिर है क्या? टिल्लू ने पूछा। His father shook his head. Can't say for sure. We are only allowed to observe it from far, but we control all its parts and can exercise our power if it is up to any mischief. तो उसके डैडी ने बोला कि हाँ बेटा, मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, बस हमें क्या बोला गया है कि we are supposed to observe the activity of spacecraft and we can also control the activity and we can make the spacecraft ineffective because we have that technology to make it ineffective whatever is there on the planet. हमारी प्लेनेट पर कोई भी चीज उतरेगी तो हम उसको इनफेक्टिव बनाने में क्या है? सक्षम है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसे सक्षम बना सकते हैं, अक्षम बना सकते हैं अगर वो ऐसी कोई भी हरकत करता है, मतलब ऐसे कोई अगर गलत काम करता है तो हम उसको इनफेक्टिव बना सकते हैं, अपनी पास अपनी पावर है। So he pointed to an impressive panel with several colored buttons on it. Tillu looked at them wistfully. तो he pointed an impressive पैनल, उसने इम्प्रेसिव पैनल, एक पैनल बना हुआ था जहां पर बटन्स लगे हुए थे, उसकी ओर इशारा करते हुए उसने बोला, जिसमें बहुत सारे कलर्स थे, बटन्स ऑन इट। तो टिल्लू लुक्ड एट देम विस्टफुली, टिल्लू ने उस बड़े ही एक्साइटेड वे में उसकी ओर देखा। लुक इट्स अप टू समथिंग डैडी, डैडी देखिए ना वो कुछ कर रहा है। टिल्लू suddenly noted some movement in the spacecraft. Then Tillu experienced
टिल्लू ने देखा कि स्पेस क्राफ्ट के अंदर कुछ मूवमेंट हो रही है। अदर्स इन द कंट्रोल रूम सॉ इट टू, और दूसरे जो लोग कंट्रोल रूम में बैठे थे, दे वर ऑल्सो वॉचिंग द सेम मूवमेंट ऑफ स्पेसक्राफ्ट। ऑल आईज वर नाउ ग्लूड टू द स्क्रीन। अब सबकी आंखें स्क्रीन पर क्या हो गई थी, गड़ गई थी कि आखिर ये लोग करेंगे क्या। A mechanical hand was emerging from the spacecraft. स्पेसक्राफ्ट के अंदर से एक मैकेनिकल हैंड निकला। It was approaching the surface of planet, और वो प्लैनेट के सरफेस पर पहुंचा। It bent and touched the soil. वो नीचे झुका और उसने सॉइल को टच किया। What was it up to? आखिर वो करने क्या वाला है? People crowded towards the screen for a closer look. स्क्रीन के और करीब आकर लोग खड़े हो गए ताकि उसे और करीब से देख सके। The telescopic lens of the TV camera zoomed into the tip of the mechanical hand. फिर उन्होंने उस रोबोट वाले हैंड को जूम करके देखा कि आखिर वो पृथ्वी की सरफेस उस सरफेस से आखिर कर क्या रहा है, ये चेक करने के लिए। Then the Tillu was staring at the control panel and its attractive buttons. लेकिन टिल्लू की नजरें कहाँ गड़ी हुई थी? वो कंट्रोल पैनल पर गड़ी हुई थी, क्योंकि वो उन्हें दबाना चाहता था। वो क्या करना चाहता था? वो बटन पुश करना चाहता था। वो देखना चाहता था कि आखिर होगा क्या, क्योंकि वो तो बच्चा ही था ना। An irresistible desire got hold of him to press the most prominent of all buttons, the red one. He moved. Finally उसकी इतनी ज़्यादा इच्छा बढ़ गई कि फाइनली उसने एक रेड बटन को क्या कर दिया? दबा दिया, पुश कर दिया। There was a shrill whistle and Tillu found himself the center of attention. जैसे ही उसने वो रेड बटन पुश किया, एक अजीब सी सीटी मतलब विसल जो थी वो बजने लगी, हॉर्न बजने लगा, सायरन बजने लगा पूरे इलाके में, ठीक है। और सबकी नजरें टिल्लू की ओर गड़ गई। द फादर पुल्ड हिम अवे रफली एंड रीस्टोर्ड द रेड बटन टू द न्यूट्रल पोजीशन। उसके पिता ने तुरंत झटके से उसे बाहर फेंका, लड़के को बाहर हटाया वहां से, और उन्होंने रेड बटन को न्यूट्रल पोजीशन पर लाने का प्रयास करा। बट द डैमेज वाज डन, लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। The mechanical hand from the spacecraft ceased to work. लेकिन मैकेनिकल हैंड जो था वो काम करना चालू कर दिया। And a press conference held by NASA. A scientist was briefing the world press. इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी? नासा की, जिसमें सारे साइंटिस्ट जो थे वो पूरी दुनिया के मीडिया को बता रहे थे। क्या बता रहे थे? Everything has been going on smoothly with the Viking mission. There is a small hitch. The mechanical hand, which was to dig out the Martian soil for examination, has developed a malfunction. We do not know the cause, but our technicians are confident they will sort it out. मतलब उसने क्या किया था? जो रेड बटन उसने क्लिक करा, उसने उस हैंड पर जाकर क्या कर दिया? उसे इनएक्टिव कर दिया। उस मैकेनिकल हैंड को क्या कर दिया? इनएक्टिव कर दिया। तो जो स्पेसक्राफ्ट वाइकिंग मिशन वाला जो स्पेसक्राफ्ट मतलब भेजा गया था, मतलब मार्स पर काम करने के लिए, वो फेल हो गया। कैसे फेल हो गया? क्योंकि वहां पर जो लोग रहते थे, मतलब टिल्लू के फादर और उनकी फैमिली और जो लोग और रहते थे, उन लोगों ने, उस टिल्लू नाम के बच्चे ने रेड बटन दबाकर उस हैंड को इनएक्टिव कर दिया, जो कि वहां क्या करने गया था? मार्स की सॉइल को इकट्ठा करने गया था। वो क्या किया? वो काम करना बंद कर दिया। तो पूरी दुनिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चली जिसमें नासा के साइंटिस्ट ने यह अनाउंस करा कि जो हमने वाइकिंग मिशन वाला भेजा था उसने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन हमारे टेक्नीशियंस ये पता लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये पता लगा रहे हैं कि आखिर वो काम कर क्यों नहीं
shortly afterwards there was another press release from NASA. उसके बाद फिर नासा ने एक और प्रेस रिलीज किया. क्या? The mechanical hand is working again. Thanks to the efforts of our technician, soil samples are being collected and examined. Soon we will know the answer to the question whether there is life on Mars. तो कुल मिलाकर अब हमें क्या पता चला कि मैकेनिकल हैंड जो था वो क्या करने आया था, वो वहां पर सॉइल कलेक्ट करने आया था, जिसको टिल्लू ने रेड बटन दबाकर इनएक्टिव कर दिया था. बाद में उसे वापस से एक्टिव कर दिया गया टेक्नीशियंस के द्वारा. कौन से टेक्नीशियन? नासा के टेक्नीशियंस के द्वारा उसे वापस वर्क कर दिया गया और वो सॉइल सैंपल लेकर वापस भी आ रहा है. ठीक है. सो वी विल नो द आंसर क्वेश्चन वेदर देयर इज, और हम इस कलेक्शन से ये पता लगा पाएंगे कि मार्स पर लाइफ है या नहीं. लाइफ ऑन मार्स. अब all the planets in our solar system, Mars is the nearest in location and physical conditions are Earth. तो अब लाइफ ऑन मार्स मतलब कि अब क्या हो रहा है, मार्स पर यह खोज की जा रही है कि क्या वहां पर जीवन संभव है या नहीं. कभी अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम आ गई कि पृथ्वी पर जीवन असंभव हो गया तो वी शुड नो वेयर टू गो. वी शुड नो वेयर टू गो. हमें पता चाहिए कि हम कहाँ अपने आप को एस्केप कर सकते हैं. ठीक है. तो साइंटिस्ट ने फाइनली वाइकिंग मिशन वर होपफुल ऑफ फाइंडिंग लाइफ ऑन मिस मार्स, बट दे वर इन फॉर अ डिसअपॉइंटमेंट. वाइकिंग मिशन फाउंड नो साइन ऑफ लाइफ ऑन मार्स. लेकिन बाद में क्या पता चला कि मार्स पर लाइफ के कोई भी साइन नहीं है, और इसकी वजह से हमें पृथ्वी को का नेचर जो है उसे बचा कर रखना होगा जब तक हम एक नया प्लैनेट नहीं ढूंढ लेते अपने रहने के लिए. ओके. सो बाय दिस वे द चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. क्लास, डिड यू एंजॉय दिस चैप्टर? Yes, ma'am. Yes. Have you understood the chapter? Yes, ma'am. So I am going to ask some question. Are you ready?